चार्ज करने का आवश्यकता क्यों है? बिना चार्ज का मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तो जस्ट उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए भाई? चलने के लिए, दौड़ने। तो दोनों में डिफरेंस है कि ब्रीथिंग में सिर्फ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये क्या हुआ? सांस लिए, सांस छोड़े, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। सिर्फ इतना सा प्रोसेस क्या कहलाया? ब्रीथिंग। और रिस्पायरेशन जो है वो क्या कहलाएगा? सांस लिए उसके बाद वो जाके एनर्जी बनाएगा, ग्लूकोज तोड़ेगा, तो वो कहलाएगा रिस्पायर। दोनों डिवाइड हो गया। जैसे कि ये है, ठीक, ऊपर से पहले एक ठो क्या था हमारा? एक ठो ऊपर से ऐसे, ये ट्रेकिया है ऐसे, और ट्रेकिया से क्या हुआ? दो ठो ये निकला है ना, ये दो ठो जो रास्ता निकला है इसको कहते हैं ब्रोंका और ब्रोंक। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज लेके आए श्वसन। श्वसन मीन्स रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहा जाता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे क्या, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी का निर्माण करना ही श्वसन कहलाता है। जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल है उसमें क्या चार्ज करना पड़ता है? क्यों चार्ज करना पड़ रहा है? ताकि उसमें एनर्जी आ सके, उसका जो चार्ज है वो हो सके। उसी तरह से आदमी के शरीर में क्या किसका जरूरत पड़ता है? एनर्जी का। जैसे मोबाइल में चार्ज का जरूरत पड़ रहा था, उसी तरह से आदमी में जरूरत जो पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो है एनर्जी। तो भैया ये एनर्जी बनता कैसे है? कि हम लोग फूड खाते हैं, तो क्या सिर्फ फूड खाने से एनर्जी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ फूड खाने से एनर्जी नहीं बनता है, बल्कि जो फूड खाए उससे कौन मिलेगा? ऑक्सीजन जाके मिलता है, तब उसको उसका ब्रेक डाउन होगा। कैसे? प्रोसेस को समझिए। जैसे कि हम लोग फूड खाए, ठीक, वह क्या हुआ? हमारे बॉडी में गया, वो पूरी तरह से पचा, वो ग्लूकोज बन गया। लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जैसे कि हम लोग सांस लिए, और सांस लेने के बाद वो कहाँ गया? फेफड़े में। और फेफड़े से कहाँ चला जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड से कोशिका के पास जाता है। तो जैसे ही कोशिका के पास गया, वहाँ फूड के साथ कौन मिल गया? अब ऑक्सीजन मिला। जैसे ही फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, अब यह बनाएगा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, वो फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। तो रिस्पायरेशन किसको कहा जाता है? कि भोजन के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। किसको कहेंगे? श्वसन। जो भोजन है वो जो टूट रहा है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसी को कहते हैं श्वसन। और इसी श्वसन से क्या बनता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो कि एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी के रूप में हम लोग के बॉडी में स्टोर रहता है। भैया अगर हम बात करें कि श्वसन का आवश्यकता क्यों है हम लोग के बॉडी में, ये तो वही वाला बात हो गया कि आपके मोबाइल में चार्ज करने का आवश्यकता क्यों है? बिना चार्ज का मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तो जस्ट उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए भाई? चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सोचने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? हम लोग के बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो हमारे शरीर में निम्न कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए, चाहे नीचे दिया गया है, जैसे दौड़ने में, पाचन में, सोचने में, या फिर हृदय की धड़कन जो है उसको धड़कने के लिए, चाहे हम सो रहे हैं, हर एक चीज में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो भैया हर एक चीज में जो ऊर्जा चाहिए यह कौन बना के देगा? सिर्फ फूड खाने से आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं बनेगा। अगर आप खाना खाते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उस खाना का कोई फायदा नहीं है, उससे एक भी एनर्जी नहीं बनेगा। एनर्जी कैसे बनेगा? उस फूड के साथ जब वो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, उससे मिलेगा, तो उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। और किस रूप में स्टोर रहेगा? एटीपी के रूप में। तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें क्या लगता है? उसमें भी एनर्जी लगेगा। जब हम लोग का पाचन हो रहा है, जबकि इसमें हम बाहरी इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, सब केमिकल हो रहा है, फिर भी इसमें क्या चाहिए भैया? इसमें ऊर्जा चाहिए। हम जैसे कुछ भी सोचते हैं कि बैठे बैठे आराम से सोच रहे, तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। हम जो सोच रहे हैं उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और जैसे पाचन हो रहा है, ये एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसको भी ऊर्जा चाहिए भैया, सोचो। और अगला क्या है कि हृदय की धड़कन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रुका तो आपका लाइफ रुक जाएगा। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। मतलब क्या कि बिना श्वसन के आपके बॉडी में ऊर्जा बनेगा ही नहीं। तो ऊर्जा क्या करता है? श्वसन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। जैसे श्वसन के प्रकार मतलब एनर्जी जो बन रहा है
वो किससे मिलके बन रहा है? शोषण से। तो अब देखना है कि शोषण के कितना प्रकार होता है भैया। शोषण का 2 प्रकार, एक क्या, वायुव्य शोषण जिसको हम लोग इंग्लिश में एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? एनएरोबिक, ये अवायवीय शोषण कहते हैं। दोनों को याद कैसे रखिएगा? जैसे देखिए एरोबिक, एरोबिक मतलब एरो मतलब होता है एयर, और एयर का मतलब हुआ हवा या ऑक्सीजन। तो जो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बन रहा है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बनेगा तो उसको वायुव्य शोषण, ये एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा क्या था? एन एरोबिक, एन मतलब विदाउट, एन मतलब विदाउट, मतलब कि ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बना रहा है तो वो कहलाएगा अवायवीय शोषण। एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है वायुव्य, ये हम लोग इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में भैया क्या होगा कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तब एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तब एनर्जी बनेगा, बिना ऑक्सीजन का ये एनर्जी नहीं बनाएगा। तो इसको कहेंगे वायुव्य शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण वायुव्य शोषण कहलाता है। इसमें क्या, एक रिएक्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। C6H12O6, यह किसका फॉर्मूला है? यह फॉर्मूला है ग्लूकोज का। मतलब हम लोग जो खाना खाए हैं उस खाना जो टूटा वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदला। भैया अब यहाँ से इसका खेल खत्म, ग्लूकोज बना लेकिन ये एनर्जी नहीं देगा। अभी कब देगा एनर्जी? जब हम लोग सांस लेंगे और ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आके इस फूड से, इस ग्लूकोज से कंबाइन होगा, इससे फ्यूज करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, तब क्या बनाएगा? ये एनर्जी को बनाता है, साथ ही साथ ये H2O मतलब वाटर को बनाएगा और CO2 को बनाता है। और इसमें एक ATP के बदले कितना ऊर्जा मिलेगा? एक ग्लूकोज के बदले 36 ATP मिलता है। कितना? एक ग्लूकोज के बदले में 36 ATP को बनाता है। किसमें? वायुव्य शोषण में। इतना क्लियर हुआ भैया? जब इतना सारा चीज हो रहा है तो इसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा, यह ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देगा। अब बात करें अवायवीय शोषण, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक में, लेकिन एन एरोबिक में ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, मतलब ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन का ही एनर्जी बनाएगा। इसको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसी को कहेंगे अवायवीय शोषण। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाला शोषण अवायवीय शोषण कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई क्या ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है? सिर्फ उसको खाना मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, बिना खाना, वो खाना से, ग्लूकोज से, उसी से क्या बनाता है? उसी से अपना एनर्जी बनाएगा और साथ ही साथ वो अल्कोहल भी बनाता है। दूसरा, जैसे आदमी है, आदमी क्या करता है कि ज़्यादा काम कर रहा है या ज़्यादा दौड़ रहा है तो उसमें वो थक जाता है, थकावट महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके वजह से आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि बिना ऑक्सीजन का ही एनर्जी बना रहा है, उसको कहते हैं एन एरोबिक। तो आपके मसल सेल जो है वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी भी बनाता है। वही लैक्टिक एसिड जो बन रहा है जिससे के कारण आपके बॉडी में दर्द होता है। तो क्या था अवायवीय में? ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसके अनुपस्थिति में फूड को तोड़ के एनर्जी बनाता है, उसको कहते हैं अवायवीय शोषण। होता किसमें किसमें है? ये होता है ईस्ट में, मतलब जो छोटा एनिमल है उसमें होगा। ये ह्यूमन का जो मसल सेल है उसमें भी पाया जाता है। अब बात करें कि जो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भैया ये है कि इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बन रहा था, लेकिन अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वायवीय शोषण में एक ग्लूकोज के बदले
36 एटीपी बना रहा था, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के बदले सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जो वायवीय श्वसन कर रहा है उसका जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? वायवीय श्वसन। दो वर्ड सुने होंगे, एक सुने होंगे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, और दूसरा होता है रिस्पायरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है कि ब्रीथिंग क्या है, रिस्पायरेशन क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सेम ही समझता है कि ब्रीथिंग एक ही चीज है और रिस्पायरेशन दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। रिस्पायरेशन का काम अलग होगा और जो ब्रीथिंग है इसका काम अलग होता है। ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल है, जैसे क्या, इनहेल किए, एक्सहेल किए, तो ऑक्सीजन सांस लेना और सांस छोड़ना वह क्या कहलाया? ब्रीथिंग कहलाया। मतलब सिर्फ क्या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग कहलाएगा। दूसरा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब सांस लिए, सांस लेने लेके क्या होगा, वो फूड के पास जाएगा, फूड के पास जाने के बाद वो एनर्जी बनाता है, तो ये एनर्जी बनाने का पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाएगा रिस्पायरेशन। तो दोनों में डिफरेंस है कि ब्रीथिंग में सिर्फ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये क्या हुआ? सांस लिए, सांस छोड़े, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। सिर्फ इतना सा प्रोसेस क्या कहलाया? ब्रीथिंग। और रिस्पायरेशन जो है वो क्या कहलाएगा? सांस लिए उसके बाद वो जाके एनर्जी बनाएगा, ग्लूकोज तोड़ेगा, तो वो कहलाएगा रिस्पायरेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है? मानव में रिस्पायरेशन, कि आदमी जो है, ह्यूमन बींग जो है, वह भी तो रिस्पायरेशन करता है, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो हम लोग जैसे आदमी है, हम लोग क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। तो जिस तंत्र से, जिस ऑर्गेन से, जिस अंग से हम लोग श्वसन कर रहे हैं, जिस अंग से हम लोग सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उस पूरे तंत्र को कहते हैं कि मानव श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र कहाँ है? कौन सा मुख्य भाग है? जैसे कि हम लोग का स्टार्ट होता है ये नाक जो है, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं या फिर नसिका छिद्र कहा जाता है। कौन सा वाला भाग? ये आगे वाला भाग जो है, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला भाग कहलाता है नासा छिद्र। ये फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहेंगे इसको? नॉस्ट्रिल कहते हैं। भैया नॉस्ट्रिल से जस्ट नीचे आओगे तो कहा जाता है उसको नसिका गुहा। क्या कहते हैं? नसिका गुहा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखो नाक से हम लोग क्या किए, दो छेद है, उन छिद्र के थ्रू सांस को अंदर ले गए, मतलब एयर को अंदर ले गए। कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पे नसिका गुहा जो है, और नसिका गुहा से जब वो नीचे जाएगा तो क्या मिलता है? ये वाला ऑर्गेन जो है, जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको कहते हैं ट्रेकिया, फिर श्वास नली। ट्रेकिया के बाद आता है ये ब्रोंकाई कहते हैं इसको, और अंदर वाला ये जो है इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के नीचे क्या है? ये बिंदा बिंदा जो बना हुआ है उसको कहा जाता है एल्वोलाई। तो इसका मुख्य भाग क्या क्या था? नसिका छिद्र था, नसिका गुहा, ब्रोंकाई, फेफड़ा, और क्या है? डायाफ्राम। ये इसका मेन पार्ट है। हर एक चीज को हम लोग एक एक करके देख लेते। पहले क्या है? नसिका छिद्र है। क्या है? ये वाला पोर्शन जो आगे हम लोग जब सांस ले रही है, आगे वाला हम लोग नाक जो है, इसको क्या कहते हैं? नसिका छिद्र कहते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे? सांस को अंदर ले आते हैं, हवा को अंदर ले जाते हैं, वायु को अंदर ले जाते हैं। दूसरा काम क्या है? कि वायु को नम करना। अगर गर्म हवा हम लोग सांस लेंगे तो उसको क्या करेगा? वो ठंडा करेगा। अगर भैया गर्म हवा है उसको हम लोग सांस लेंगे तो वो क्या, उस हवा को ठंडा करता है। अगर ठंडे हवा को सांस लेते हैं तो हमारा जो नसिका छिद्र है उसको गर्म करने का काम करेगा। दूसरा जो है कि हवा में जो धूल कण मिला हुआ था उसको भी ये रोकता है। रोकता कैसे है? नाक में नसिका छिद्र में क्या रहता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसके साथ साथ वहाँ पे फ्लूइड रहता है, उससे ये धूल कण को रोकने का काम करेगा। और साथ ही साथ बताया कि वायु को ये गर्म करता है। तो नसिका छिद्र का क्या क्या काम हुआ? कि सबसे पहला काम हवा को अंदर लेना। दूसरा काम क्या है? कि हवा को गर्म करना, अगर ठंडा है तो, और ठंडा गर्म हवा को ठंडा करना, और ठंडे हवा को
गर्म करना, मतलब कि इन्वायरमेंट से आप कैसा हवा ले रहे हैं उसके हिसाब से वो क्या कर उसको अपने हिसाब से बदलेगा। फिर कि आप गर्म हवा सांस लिए तो हमारा नाक क्या करेगा, उसको फिर से ठंडा करेगा, और ज़्यादा ठंडा सांस लिए तो उस हवा को गर्म करने का काम करेगा। ये तो था नसिका छिद्र का काम, नोस्ट्रिल का काम, ये जो आपका नाक है इसका काम था। उससे आगे जाओगे तो क्या मिलता है आपको, श्वास नली, ये ट्रेकिया कहते हैं। जैसे कि ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक यह क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन ट्रेकिया कहलाता है। ये ट्रेकिया जो है ये क्या करेगा, ये एक पाइप के तरह, जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ठीक, अभी इसको हम लोग पूरी तरह से खाली कर देंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा। तो जस्ट इसी तरह से हमारा ट्रेकिया है, पूरा अंदर से खोखला है, जिससे कि एयर अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया का क्या काम है, ये भी हवा को ले जाने का काम करता है, ये हवा ले जाने वाला नली है। उसके बाद ये जो ट्रेकिया है, श्वास नली है, ये बना हुआ किसका रहता है, ये बना हुआ रहता है कार्टिलेज बोन का बना होता है। और इस पे ना 16 से 20 कार्टिलेज रिंग लगा होता है, जो सी शेप का होता है, पूरा सर्कुलर नहीं होगा, वो आधा आधा होता है, सी शेप का होता है, सी के आकार का होता है, उसको कहते हैं कार्टिलेजस रिंग। जो कार्टिलेज वाला रिंग है ये क्यों दिया गया है ट्रेकिया में, जैसे यहाँ ऐसे है ना, टेढ़ा 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 मिला, यही है वो कार्टिलेज रिंग है, ऊपर से चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, ऐसे चढ़ा हुआ है। ये जो कार्टिलेज रिंग है ये ट्रेकिया के ऊपर क्यों लगाया गया है, ताकि जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस पर प्रेशर पड़ता है तो उससे कोलैप्स ना हो, उससे क्या आपस में वो चिपक ना जाए, इसलिए इसके पास दिया गया है कार्टिलेजस रिंग, जो कि सी आकार का होता है। और कितना होता है एक ट्रेकिया में, एक ट्रेकिया में लगभग 16 से 20 कार्टिलेज रिंग होते हैं। भैया इसमें क्या होगा कि कार्टिलेज के छल्ले बने होते हैं जो सी आकार का होगा, ऊपर की ओर लेरिंग्स होता है, जैसे कि ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, लेरिंग्स। और लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, मतलब आवाज का बक्सा भी कहते हैं लेरिंग्स को। जैसे लेरिंग्स है, हम लोग बोल रहे हैं, ठीक, तो ये जो बोल रहे हैं किसके कारण से आवाज निकल रहा है, ये लेरिंग्स के कारण ही हम लोग बोल पा रहे हैं। वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट को हमारा जो टंग है उसको स्पीच में बदल देगा। 16 से 20 कार्टिलेज रिंग होता है। अब जैसे श्वास नली है, इससे क्या हुआ, हवा आगे जाएगा, कहाँ जाएगा आगे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल में। कौन कहाँ पे है, ये जो जहाँ पे डिवाइड किया है, पहले एक तो था, अब दो रास्ता निकल गया इससे ना, ये जो दो रास्ता निकला है इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। यहाँ पे जो ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो गया, इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ये ब्रोंकाई क्या दोनों डिवाइड हो गया, जैसे कि ये है, ठीक, ऊपर से पहले एक ठो क्या था हमारा, एक ठो ऊपर से ऐसे ये ट्रेकिया है ऐसे, और ट्रेकिया से क्या हुआ, दो ठो ये निकला है ना, ये दो ठो जो रास्ता निकला है इसको कहते हैं ब्रोंका। और ब्रोंका ऑक्सीजन को कहाँ, हवा को कहाँ लेके जाएगा, इसके नीचे रहता है लंग्स, फेफड़ा, ये वाला पोर्शन क्या है, फेफड़ा है, और इस फेफड़े में आ जाएगा। भैया ये फेफड़ा, और इसके बाद क्या रहेगा अंदर में, फिर ये डिवाइड, जैसे कि ये वाला देखो ब्रोंका है, ब्रोंका अंदर गया और अंदर जाके ब्रोंका फिर से डिवाइड कर जाता है बहुत सारे पार्ट में। ये ब्रोंका क्या होगा, अंदर जाके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। किसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, बाहर वाला जो दो डिवाइड हुआ ऐसे, उसको तो ब्रोंकाई बोले। जब ये अंदर गया तो ये बहुत सारे पार्ट में क्या हुआ, अलग ऐसे ऐसे मान लो ये क्या हुआ, बहुत सारे पार्ट में अलग अलग हो गया, जैसे बहुत सारे पार्ट में अलग अलग हुआ उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और हर एक ब्रोंक्यूल्स पे फुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। और ये एल्वोलाई क्या करता है कि हम लोग जैसे सांस लिए, फेफड़े में गया, इस फेफड़े में आया, इस फेफड़े के पास क्या है, एल्वोलाई है। एल्वोलाई के पास बहुत सारा सैक रहता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करता है ये, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। उसके पास बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहेगा, उसके पास एल्वोलर सैक रहता है, जिससे कि वो खींचता है, किसको खींचेगा,
ऑक्सीजन को, और उसके पास वो है क्या, ब्लड वेसल्स है। भैया जहाँ पे ब्लड वेसल्स है तो वहाँ तो खून आएगा ही ना। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स है और इस ब्रोंक्यूल से निकला हुआ है ऐसे, ये एल्वोला है। जिस तरह अंगूर का रहता है ना गुच्छा, उसी तरह से रहता है एल्वोलाई। और इस एल्वोलाई एक ठो के पास क्या है, एल्वोलर सैक है जिसमें कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब रहेगा, और इसी के पास रहता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स है और उसमें ब्लड रहता है। अब समझिएगा पूरा प्रोसेस कि जैसे ऑक्सीजन इस एल्वोलाई के पास आया, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, खींच के कहाँ अपने अंदर ले लेगा। अपने इसके अंदर क्या है, ब्लड है। और ब्लड कौन है ये भैया, ये ब्लड ये डिलीवरी बॉय है, ये लेके चला जाएगा आदमी के हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल के पास, जहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज से मिलके एनर्जी का निर्माण करेगा। अब आता है इनहेलेशन, ये फिर सांस लेना, और दूसरा होता है सांस छोड़ना। कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब सांस लेंगे तो हमारा जो पसलियां हैं, मतलब कि ये जो रिब्स है, छाती का बत्ती है, वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठता है। जैसे तो हमारा क्या यह हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। जैसे क्या होगा, इसके साथ साथ डायाफ्राम सिकुड़ता है। डायाफ्राम कहाँ पर पाया जाएगा, जैसे लंग्स है, लंग्स के नीचे ऐसे सपोर्ट के तरह पाया जाता है। यह क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे हम लोग सांस लेंगे तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। मतलब कि इससे क्या होगा कि जो लंग्स है उसका आकार और उसका जगह ज़्यादा हो जाए। उसके साथ साथ ये वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाएगा। उसका जो फेफड़ा है उसमें कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में प्रवेश कर गया। अब देखो, तो सांस लिए तो हमारा क्या हुआ, पसली ऊपर उठ गया, डायफ्राम सिकुड़ गया, और वायु जो है वो फेफड़े में चला गया। ये तो सांस है ना। और जैसे हम लोग सांस को छोड़ते, जैसे सांस को लिए, ये सांस छोड़ने क्या होगा, सब अपने नॉर्मल जगह पे आ गया। तो उसी तरह से अब क्या, पसली फिर से वापस नीचे आ गया। जैसे हम लोग सांस छोड़े तो उसका जो पसली है वो क्या हुआ, नीचे आ गया। और डायाफ्राम जो है पहले जैसे था उसी स्थान पे फिर से वापस आया, और हमारा जो है लंग्स वो छोटा हो जाएगा, उसका जगह कम हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन फिर सांस जो ले रहे हैं CO2 वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तो था मानव में श्वसन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पौधों में भी क्या श्वसन होता है, तो हाँ, पौधों में भी श्वसन होता है। उसके लिए कौन सा ऑर्गन होगा भैया, उसके लिए होता है स्टोमाटा। यह कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे कि प्लांट का लीफ है, उसका पत्ता है ना, पत्ते में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को कहते हैं स्टोमाटा। भैया उस स्टोमाटा को खोलता और बंद कौन करता है, उसके पास रहता है गार्ड सेल, वो उसको बंद करता है और खोलता है। वो दिन और रात दोनों में क्या श्वसन करता है, सांस लेता है। और पत्ते में जो छिद्र है उसको क्या कहा जाता है, स्टोमाटल पोर कहते हैं।